हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा एज यू नो अपनी जर्नल की सीरीज चल रही थी एंड टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर द जर्नल, राइट। एंड बेटा एज यू नो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बेटा मैं इसको डिफ़िकल्ट नहीं कह सकता, बट हाँ अनडाउटली दिस इज़ द कन्फ्यूजिंग सम एंट्रीज, राइट। ये कुछ कन्फ्यूजिंग एंट्रीज हैं, तो आज आप यही करने की ट्राई करेंगे, ओके। एंड किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा था भी सर जर्नल वोचर कौन से होते हैं। बेटा जर्नल वोचर वो वाले होते हैं जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो वोचर एंड ट्रांजैक्शन का पार्ट है। वोचर होते क्या हैं, जस्ट एक प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, और होते दो तरह के, एक कैश डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक कैश वोचर्स होते हैं और एक क्रेडिट वोचर्स होते हैं। जो क्रेडिट वोचर्स होते हैं ना उसको जर्नल वोचर्स बोल देते हैं, जिसपे सिर्फ कैश और बैंक की एंट्री नहीं आती। ऐसे वोचर्स जिसपे कैश और बैंक की एंट्रीज नहीं आती उसको अपन जर्नल वोचर बोलते हैं, राइट। कम टू द पॉइंट, दिस इज सम क्वेश्चंस। बेटा एक बारी नजर मारो 2 मिनट लगा के। चलो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। Goods destroyed by fire ₹1000 and insurance company accepted the claim ₹800। क्लियर हुई बात। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी, 1000 के गुड्स थे और इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को क्लेम देना 800 की, ठीक है। करे ट्राई बेटा साथ साथ। चलो सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंट्री क्या करेंगे अपन। बेटा एज यू नो आप फॉर्मेट के साथ चलते हैं, जैसे डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर न्यू डेबिट एंड यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे जरूर, और साथ में जो भी पर्सन की लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एनिमल, जो भी है, ओके। फर्स्ट एंट्री पकड़। सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बेटा एंट्री की क्या करेंगे अपन, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या कर दूंगा मैं, परचेज, राइट। गुड्स गया ना टू परचेज अकाउंट, बिग अपन लिखिए गुड्स लॉस बाय फायर। सिर्फ पर्टिकुलर कितने के गुड्स अपने डिस्ट्रॉय हुए हैं, 1000। इज इट क्लियर ना। सेम फर्स्ट डेट को उसने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्टेड कर लिया क्लेम कितने का, 800 का। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मैंने तो पूरे मांगने गया था, टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर को मैं करूंगा कैंसिल। कोई डाउट बेटा, इज इट क्लियर। थर्ड एंट्री बेटा मैं वहां पे कर सकता हूँ। अब चलो यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ तक क्लियर बेटा। अब जब इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी अपने को, आई रिपीट, जब इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी अपने को, तो एंट्री क्या करेंगे, मतलब जो 800 अपने को मिला है उसकी एंट्री अपन करेंगे बैंक अकाउंट। बेटा जनरली इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, कैश नहीं पकड़ाती, बैंक की आएगी, ठीक है। और जो नुकसान होगा वो P&L अकाउंट में, टू क्या कर दूंगा मैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे कितने दिए, 800, 200 का मेरा नुकसान हो गया और 1000 यहाँ पर। बोलो बच्चे कोई परेशानी, नरेशन अपन ठीक है, देख लो ध्यान से। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कैंसिल कर दिया अपन ने। इंश्योरेंस कंपनी कहती मैं 800 का दूंगा, पहले तो अपन को इंश्योरेंस कंपनी का सारा अपना लॉस बाय फायर को खत्म करना पड़ेगा। फिर अगर वो 800 दे रही है तो वो बैंक से जर्नली लिखता है, क्योंकि कैश नहीं इंश्योरेंस कंपनी पकड़ाती। तो बाकी जो अपने को वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट अपने को बोलता था डेबिट हो गया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप एक अकाउंट बना रहे हैं P&L अकाउंट, और इंश्योरेंस कंपनी की ये वाली एंट्री कैंसिल। इज दैट क्लियर, कैन आई इरेज इट। श्योर बेटा सेकंड एंट्री आपको तो इधर रीड आउट करो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
कैन वी मूव फर्दर। चलो देखो बेटा सेकंड एंट्री, ब्रिक्स 4 रुपीज 15 लाख एंड टिम्बर 4 रुपीज 10 लाख। अपन ने ब्रिक्स खरीदी 15 लाख की और टिम्बर खरीदी 10 लाख के फॉर परचेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। हमने परचेज करे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग को बनाने के लिए अपन ने टिम्बर और ब्रिक्स खरीदे हैं, राइट। पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट गई है चेक से। अब यहाँ पे ब्रिक्स अकाउंट डेबिट या सीमेंट अकाउंट या जो भी टिम्बर अकाउंट डेबिट नहीं आएगा। किसके लिए यूज कर रहे हैं आप उसको, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो अपन मेजर एसेट लिखेंगे अपन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो भी दोनों की कंबाइंड वैल्यू। कितनी है 15 और 10 लाख 25। बोलो बेटा कोई दिक्कत। 25 इज दैट क्लियर। बेटा कभी भी जब भी आप बिल्डिंग या मेजर एसेट को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए ये चीज़ें यूज हो रही है, तो इन चीज़ों का सिंगल अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो तभी आप ब्रिक्स और टिम्बर अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसको बिल्डिंग के खाते में डालेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनाने की जरूरत होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम टू दी थर्ड एंट्री। देखो बेटा कहता रजत हु ओज 1000 रुपीज, रजत जिसने मेरे के पैसे देने थे 1000, बिकम इंसॉल्वेंट, वो हो गया इंसॉल्वेंट। रिसीव्ड 50 पैसे इन्ने रुपये। बेटा जब भी इन्ने रुपये आ गए, इन्ने रुपये मतलब 1 और 50 पैसे हैं, यानी कि 50%। जब 1 रुपीज में अगर सपोज 100 होते तो 50 पैसे यानी 50% हो गया। रजत हु ओज रुपीज 1000 अपन ने उससे लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अपने पास 50% आए, यानी कि 500 रुपीज आए। एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्या कर दूंगा मैं, क्या नेम है उसका, रजत। पैसे आ गए अपने पास, आधे आए 50%, बाकी का बैड डेट, बिकॉज इंसॉल्वेंट का केस है, और रजत को कैंसिल कर दिया 1000। इज दैट क्लियर। बैड डेट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑफ द एक्सपेंस लॉस हो गया अपना, पैसे आ गए रियल अकाउंट बट कम्स इन बिजनेस, एंड रजत को अपन कैंसिल हो रहा है क्योंकि पैसे लेने थे। बेटा नोट डाउन कर लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चलो बेटा come to the fourth entry. Paid to Raman rupees 9650 in full payment of his dues rupees 10,000। बेटा ध्यान से देखो, अपन ने रमन को पे करे 9650, राइट, इन द फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ रुपीज 10,000। अब बेटा यहाँ पे कई बच्चे बैड डेट कर देंगे, क्यों बेटा, बैड डेट नहीं होएगा, बैड डेट तो तभी होएगा जब केस इंसॉल्वेंट का होएगा। बैड डेट का मतलब होना है पैसे डूब जाना। अब जब पैसे कब डूबेंगे, जब बंदा इंसॉल्वेंट होएगा। लेकिन जब अगर फुल सेटलमेंट हो रही है ना, तब वर्ड यूज होएगा डिस्काउंट। बेटा दोनों डेबिट साइड आते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जब फुल सेटलमेंट होएगा मतलब आज के बाद मेरा कुछ लेना देना है, तो वो डिस्काउंट ले रहे हैं आप या दे रहे हैं। और अगर इंसॉल्वेंट का केस आता है तभी बैड डेट होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने रमन को पे करे हैं, रमन को पे कितने करे मैंने 9650, राइट। मैंने पैसे देने हैं, उसको कैंसिल करूंगा, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने देने थे अपन उसको, 10,000 देने थे, लेकिन अपन ने दिए कितने 9650, 350 का क्या मिल गया, बिल्कुल डिस्काउंट मिल गया। बेटा जब फुल सेटलमेंट, ध्यान रखियो, जब फुल सेटलमेंट का केस होएगा तब डिस्काउंट होएगा, जब इंसॉल्वेंट का केस होएगा तब बैड डेट होएगा। ओके
नेक्स्ट एंट्री देखो, हाँ नेक्स्ट डिस्काउंट की है, ये थोड़ी सी टिपिकल एंट्री है, देखो ध्यान से। कहता बोट गुड्स, बोट बाय बोट, ठीक है, परचेज को बोलते हैं। बोट गुड्स फ्रॉम आयुष, आयुष से अपन ने गुड्स परचेज करे, कितने के करे, 4 रुपीज 2 लाख, ओके, इज दैट क्लियर। फिर कहता 10% ट्रेड डिस्काउंट देना अपन ने, ओके, 10% कैश डिस्काउंट लग गया। हाफ द पे अमाउंट पेड बाय द चेक, जो आधी पेमेंट थी वो सिर्फ चेक से आई एट द टाइम ऑफ परचेज। ध्यान से स्टेटमेंट देख लो, गुड्स अपन ने खरीदी 2 लाख की, जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा और 10% कैश डिस्काउंट लगा। हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक, आधी अमाउंट अपन ने चेक राही पे कर दी एट द टाइम ऑफ परचेज। नाउ बेटा ऑलवेज रिमेंबर, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो माइनस तो करते हैं लेकिन आप बुक्स में शो नहीं करते। सेकंड थिंग, जो कैश डिस्काउंट होता है वो एट द टाइम ऑफ परचेज लगता है, राइट। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ, अगर आपने आधी पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज लगी है तो डिस्काउंट भी आपको आधी पेमेंट पे मिलेगा, सारी पेमेंट पे नहीं मिलेगा। अगर मैं परचेज के टाइम हाफ द अमाउंट पे कर रहा हूँ तो मेरे को डिस्काउंट भी हाफ द अमाउंट पे ही मिलेगा। इज दैट क्लियर। चलो पहले तो मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन। बेटा 2 लाख की गुड्स थी, ट्रेड डिस्काउंट लगा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माने 10% है, 10% 2 लाख का कितना हो गया, 20,000, राइट। नाउ ये बच गया 1,80,000। नाउ 10% कैश डिस्काउंट लगा। अब जल्दी बच्चे क्या कर देंगे, 18,000 कैश डिस्काउंट दे देंगे, बट दैट्स रॉन्ग, बिकॉज अपने हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक, सिर्फ हाफ अमाउंट दिए अपने, यानी 90,000 चेक कराई पे करे हैं और 90,000 अभी भी क्रेडिट खड़े हैं। तो यानी कि जो चेक कैश या एनीथिंग किसी से पे कर रहे हैं तो उस पर ही डिस्काउंट दूंगा। 10% कैश डिस्काउंट है तो 9,000 डिस्काउंट लगे, इस पर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा क्योंकि अभी भी उधार खड़ा है। इज दैट क्लियर। चलो एंट्री क्या बनेगी बेटा, गुड्स परचेज करिए तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलो देखो कितने देने थे, गुड्स खरीदे मैंने 2 लाख के, लेकिन यहाँ पे 2 लाख नहीं लिखूंगा, 180 लिखूंगा, बिकॉज गुड्स तो मेरी 180 की। इज दैट क्लियर, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं लेकिन बुक्स में शो नहीं करते। नाउ टू कैश का, कैश में कितना मैंने दिया, कैश मैंने दिया 81,000। देखो 9,000 का तो डिस्काउंट ही मिल गया मेरे को, 81,000 मैंने कैश दिया और 9,000 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया। अब सर ये तो टोटल मिला ही नहीं, बाकी बेटा बाकी उधार भी तो है ना, क्रेडिट खड़ा 90,000 का अपना, तो वो किस पे चला जाएगा अपना, टू किससे खरीदा अपने, आयुष से, टू आयुष अकाउंट। क्लियर हुआ बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट 180 से, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना है और वो शो नहीं करते बुक्स में। कैश मैंने दिया 81,000 बिकॉज 90,000 का हाफ पेमेंट करी थी मैंने, हाफ पेमेंट पे मेरे को 10% डिस्काउंट मिल गया, 9,000 डिस्काउंट मिल गया, 81,000 पे 90 अभी उधार वैसे का वैसे करा, तो फिर वो मैंने 90,000 पैसे देने हैं ना, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, राइट। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। देख लो बेटा इन दोनों एंट्रीज में भी कोई डाउट है तो पूछो, ओके बेटा। अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे को अभी कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद लेजर शुरू हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी इसको समझने में। इज दैट क्लियर। 5 की 5 एंट्रीज। चलो नेक्स्ट। बेटा मजा आ रहा है ना, चलो देखो नंबर 6। नाउ ये भी बच्चों को बड़ा डाउट होता है, सर वीवीपी क्या होता है, वीवीपी क्या होता है, वीवीपी क्या होता है। नाउ वैल्यू पार्सल प्रोडक्ट, जब कोई सेलर
पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने को कोई गुड्स भेजता है तो उसको अपन वीपीवी गुड्स बोलते हैं, लेकिन उसका सिर्फ नरेशन में नोट डाउन है, उसकी कोई डिफरेंट एंट्री नहीं है। गुड्स खरीदी है तो ऊपर तो परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, या अगर उधार खरीदी तो उस पर्सन का नेम लिखेंगे। ये जो वीपीवी है ये सिर्फ नीचे नरेशन में आएगा, इसका कोई एंट्री से कुछ लेना देना नहीं है। देखो रिसीव्ड वीपीवी, वीपीवी अपन ने वैल्यू पार्सल प्रोडक्ट की अपने को एक पर्ची मिली ₹4.720 की, सेंट ए पीएल टू टेक इट डिलीवरी फॉर इट, अपन ने अपने पीएल को भेज दिया, डिलीवरी लिया, और अपनी एंट्री क्या होगी, अपनी एंट्री सिंपल सेम ही रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की है 720 की। बस ये नरेशन में अपन नोट डाउन कर देंगे कि जो परचेज करी है वो अपन ने बाय वीपीवी करी। ठीक है बेटा, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आना चाहिए। अब वैल्यू पार्सल प्रोडक्ट जस्ट एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपन ने गुड्स खरीदी होती है, तो वो जो पर्ची आती है जिसको दिखा के अपन गुड्स लेते हैं, तो वो आई है, वो अपन ने मिली अपने को, और अपन ने पीएम को भेज दिया, फिर जाके डिलीवरी लिया, तो अपन एंट्री परचेज टू कैश ही करेंगे, बस नरेशन में दिखा देंगे वी रिसीव्ड वीपीवी। इज दैट क्लियर? चलो 7th देखो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट। इंटरेस्ट कमा लिया, ये अभी अब पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट। अपन ने इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन अभी तक अपने को मिला नहीं है। अगर मिला नहीं है लेकिन कमा लिया, तो इंटरेस्ट तो कमा लिया बेटा, उसके लिए अपन करेंगे आपका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखो बेटा ध्यान से, इंटरेस्ट कमा लिया यानी इनकम तो मेरी होगी, लेकिन कैश नहीं मिला अपने को। नॉर्मली आप कैश टू इंटरेस्ट करते हैं, लेकिन पैसे तो मिले नहीं है, तो फिर आप कर इंटरेस्ट बिकॉज एसेट बन जाएगा, अपन आपका इंटरेस्ट इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी नहीं मैंने, बट चलो ₹10,000। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो लास्ट दोनों एंट्रीज देखते हैं आपको, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को। चलो बेटा लास्ट एंट्रीज, कहता बोर्ड बाय होता है, बाय गुड्स फ्रॉम कमल ₹4 कैश ₹50,000 एंड पेड कार्टेज ₹1,000। अब सर एंट्री देखने में तो सिंपल लग रही है, लेकिन इसमें बेटा एक पॉइंट मैंने रखवा है, देखो ध्यान से। गुड्स खरीदी कमल से अपन ने कैश 50,000 और कार्टेज पे करा 1,000। एंट्री क्या करेंगे अपन, गुड्स खरीदी तो सर आप परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। किससे खरीदी, कमल से खरीदी, बट अब नॉर्मली बेटा क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट 51,000 लिख देंगे, बट दैट्स रॉन्ग। सर आपने तो बोला था जब कोई खरीदते हैं चीजें तो वहां पे अगर कुछ उस पर कोई खर्चा हुआ हो तो उसको एसेट में ही ऐड कर लेते हैं। बेटा वो मैंने एसेट के लिए बोला था, परचेज के लिए नहीं बोला था। मार्क माई वर्ड्स, जो अपन नई चीज खरीदते हैं उस पर कोई खर्चा हो गया हो तो वो सिर्फ एसेट के लिए होता है। अगर कोई गुड्स खरीद लें और उसके टाइम कोई खर्चा होगा वो खर्चे के अकाउंट में ही जाएगा, फिर खर्चे के अकाउंट में क्या डालेंगे, सोचो, समझ रहे हो बात। वो खर्चे के अकाउंट में तभी जाएगा जब आप परचेज गुड्स कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप कोई एसेट खरीद रहे होंगे तब वो खर्चे के अकाउंट में नहीं जाएगा, तब वो एसेट के अकाउंट में जाएगा, राइट। अब देखो ध्यान से, गुड्स अपने खरीदी कमल से, कितने की खरीदी 50,000 की, तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, कार्टेज अकाउंट सेपरेट मेरे को दिखाना पड़ेगा, ये परचेज में प्लस नहीं कर सकता मैं, टू कमल अकाउंट। इज दैट क्लियर हुआ बेटा? आई होप आपको एक और पॉइंट क्लियर हो गया होगा जर्नल में भी, अगर गुड्स आप खरीदते हैं उस गुड्स के टाइम आपका कोई खर्चा पे करा होगा तो वो तो सेपरेट दिखाना ही दिखाना है, लेकिन एसेट के टाइम नहीं दिखाना। नेक्स्ट एंट्री सेम मैंने वैसे ही कर लिया। देखो परचेज एंड ओल्ड मशीनरी, एक ओल्ड मशीनरी खरीदी मैंने, कितने की 2 लाख की, स्पेंड उस पर अपन ने क्या करा 20,000 रिपेयर करवाई उसकी और 5,000 मैंने इंस्टॉलेशन के दिए।
यानी कि 25,000 मैंने एक्स्ट्रा पे करे जब मैंने चीज़ खरीदी 2 लाख की। लेकिन जो मशीनरी है, यहाँ पे मैं गुड्स खरीद रहा था, यहाँ पे मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ, याद रखो बात को, ठीक है। यहाँ पे गुड्स खरीद रहा हूँ, ये सिर्फ एसेट के लिए अपन ने यूज़ करना है। अब एंट्री क्या करूँगा इस पर मैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 2,25,000। फ़र्क समझो बेटा दोनों एंट्रीज में। यहाँ पे मैंने 2 लाख और 25 प्लस करके 2,25,000 इकट्ठे ही करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन इस पे नहीं करा मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज करेंगे। इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई जर्नल में डाउट आने चाहिए। लेकिन अगर फिर भी बेटा कोई आपकी जो भी आप रेलिवेंट बुक से पढ़ रहे हो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं उसका एंट्री आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। आई होप इज दैट क्लियर। दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट नहीं बोल सकता क्योंकि आई डोंट थिंक अकाउंट्स डिफिकल्ट है, राइट। अगर आपको आता है तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, एंड अकाउंट्स तो जर्नल तो बेसिस है, राइट। तो इसलिए ये तो जस्ट कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें भी मेरे को कुछ चीज़ पता चली, इसमें भी पता चली, वीपीपी में भी पता चली, ये भी कुछ चीज़ें नहीं पता चली, और इंस्टॉलमेंट और फुल पेमेंट में भी अपने को पता चला डिस्काउंट कहाँ लगाना है, बैड डेट कहाँ लगाना है, बिल्डिंग का भी पता चला और इंश्योरेंस का भी पता चला। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको अच्छे ढंग से करना चाहिए, दैट इज़ ड्राइंग एंड कैपिटल, बस ड्राइंग एंड कैपिटल करना चाहिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ जिस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। कैश बैंक ट्रांजैक्शंस वेरी इजी, डिस्काउंट का मेन चीज़ आपने आज देख ली, ठीक है। बाकी तो सारी मिसलेनियस है, बेटा प्रैक्टिस करते रहो, और जब भी कभी कोई डाउट आए तो मेरे को बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करते करते ना माइंड में एक चीज़ खल रही है, अभी मैं आपको एक और एंट्री बता दूं जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, जो मैंने जर्नली पढ़ी हुई है, ठीक है। चलो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप आपने ये सारा नोट डाउन किया होगा, अगर नहीं करा होगा बेटा आप पोज करके पहले नोट डाउन कर लियो, फिर आप देखेंगे इसको। कैन वी मूव फर्दर? बस ऐसी बात करते करते मेरे को एक एंट्री माइंड में आ गई, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, सॉरी स्टेटमेंट पढ़ियो बेटा। परचेज कार फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज बाय पेइंग मनी फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री आप लिखो पहले तो, फिर मैं करवाता हूँ। बेटा अपन ने कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए। सर जब जब पर्सनल यूज आएगा तब तब पापा वर्ड ड्राइंग लिखेंगे, इज दैट क्लियर? नाउ जब पर्सनल बैंक अकाउंट आएगा तब भी दो ही चीजें आती है, या तो कैपिटल आएगी या ड्राइंग आएगी, राइट। ड्राइंग आएगा तो अपन डेबिट साइड देखेंगे, अगर क्रेडिट साइड देखना है तो कैपिटल आएगा। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट है उसने पर्सनल यूज के लिए जितना ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट आ जाएगा, लेकिन पर्सनल बैंक के लिए आप ड्राइंग टू कैपिटल करोगे, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉइंट क्या, उसने कार खरीदी अपने पैसों से, अपने लिए, अपने पैसों से अपने लिए उसने कार खरीदी, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे बेटा? ये बनेगी इसकी अकाउंटिंग एंट्री? नो एंट्री। वाई? बिकॉज बेटा उसने पर्सनल कार खरीदी और पर्सनल पैसे से खरीदी। डेबिट और क्रेडिट में एक भी चीज़ बिजनेस की होती है ना, तो मैं नोट डाउन कर लेता, ठीक है। अगर वो मशीनरी बिजनेस के लिए खरीदता पर्सनल पैसे से, मैं तब भी नोट डाउन कर लेता। अगर वो कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लेकिन पैसे बैंक से यहाँ से देता, तब भी मैं नोट डाउन करता। लेकिन अगर दोनों ही पर्सनल है फिर तो मेरा फ़ायदा ही नहीं है ना बेटा, बिकॉज मैं बिजनेस के बिहाफ पे काम करता हूँ, बिजनेसमैन के बिहाफ पे नहीं करता। मैंने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में यही चीज़ आपको बताई थी, राइट। अब देखो इसी को मैं ऐड करवाता हूँ, यहाँ तक ओके। अब देखो इन केस
पर्सनल यूज़ की जगह यहाँ पे होता ऑफिस यूज़, फिर क्या एंट्री करता मैं? इन दोनों में से अगर दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों ही चीज़ें पर्सनल हो रही हैं फिर तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ बिजनेस की होगी तब मैं एंट्री करूँगा, क्योंकि मैं तो बिजनेस की एंट्रीज करता हूँ। परचेज कार फॉर ऑफिस यूज़, मैंने ऑफिस यूज़ के लिए कार खरीदी, यानी कि फिर तो कार अकाउंट डेबिट हो गया, और पैसे दिए पर्सनल अकाउंट से तो क्रेडिट साइड है, तो मैं कैपिटल लिख दूंगा, राइट। ये एंट्री बन जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ इन केस अगर ये पर्सनली है लेकिन पर्सनल बैंक की जगह अपन यहाँ पे लिख देते हैं बैंक अकाउंट, यानी कि बिजनेस का बैंक अकाउंट, पर्सनल नहीं है बिजनेस। परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, फिर मैं एंट्री क्या करूंगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या कर दूंगा? बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ? क्योंकि ये बिजनेस के यहाँ पे ये बिजनेस का तो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दोनों ही पर्सनल नहीं है, ये ऑफिस यूज के लिए है और ये भी ऑफिस, तो फिर तो अपन नॉर्मली कर देंगे, कार खरीदी मैंने बैंक से तो बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही पर्सनल है तो फिर मैं एंट्री, दोनों ही पर्सनल है फिर मैं एंट्री क्या करूंगा? नो एंट्री। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। दोनों कोई भी एंट्री है उसमें डेबिट क्रेडिट होती है, डेबिट क्रेडिट में से एक चीज़ अपनी बिजनेस की होनी चाहिए, तभी फायदा है, तभी अपन नोट डाउन करेंगे। अगर बिजनेस की कोई भी एंट्री नहीं है, ना कैश बिजनेस से आ रहा ना जा रहा, ना कोई सामान बिजनेस से जा रहा, तो फिर वो तो पर्सनल हो गया ना, तो पर्सनल की तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ एंट्रीज करने के लिए, वो तो बिजनेस मैन के भी आप पे तो मैं काम करता ही नहीं। इज दैट क्लियर बेटा? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपिटल और ड्राइंग। अब आप मेरी बात मानोगे तो बेटा आपको जिस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, एक तो कैपिटल और ड्राइंग वाले टॉपिक पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। सेकंड थिंग आपने ट्रेड डिस्काउंट वाले पे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक अपने बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है, और एक इंश्योरेंस वाले पे लॉस बाय फायर है। आई थिंक ये 4 टॉपिक मेन है जिस पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ज़्यादा आ जाती है। बाकी छोटे मोटे जो लिटल विटल टॉपिक है, ऑन दी बिहाफ वाला हो गया, या यही कार्टेज वगैरह या आपने फ्रेड वगैरह देखा, ठीक है, ये चीज़ों के लिए है। इज़ दैट क्लियर? इन पे थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना। और आई डोंट थिंक कि अब कोई टॉपिक या मेरी तरफ से पेंडिंग पड़ा होएगा। मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म है, तो अपन नेक्स्ट चैप्टर लेजर का शुरू करेंगे। और आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर वैल्यूएबल रिव्यूज़, okay, and if you have any query please comment, I will reply it soon, right? And subscribe to your own channel Accountastic.